नीरज की शादी माधुरी से होती है। माधुरी गोरी और एक खूबसूरत लड़की थी। वहीं दूसरी ओर नीरज के भाई कमल की शादी एक काली लड़की से करा दी जाती है। इस शादी से कमल और नीरज की माँ सुषमा देवी काफी खुश थी। वहीं नीरज जहाँ पर काफी खुश नजर आ रहा था, वहीं दूसरी ओर कमल थोड़ा सा निराश था। शादी की पहली रात माधुरी बिस्तर पर बैठी थी, दूध का गिलास लिए अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी उसके पति नीरज वहाँ पहुँचते हैं, हाथों में गुलाब का फूल लिए। अरे वाह माधुरी, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये फूल लो, ये फूल तुम्हारे लिए, तुम्हें और 4 चांद लगा देंगे तुम्हारी खूबसूरती पर। वहीं दूसरी ओर निशा भी बिस्तर पर बैठी दूध का गिलास लिए अपने पति कमल का इंतजार कर रही होती है। तभी कमल आता है हाथों में फूल लिए। निशा ये देख काफी खुश होती है। अरे निशा, ये लो, ये फूल तुम्हारे लिए हैं। क्या सच में? आज मैं बहुत खुश हुई कि आपने मुझे फूल दिया और आप मुझे पसंद भी करते हैं। ये सच है ना कि आप मुझे पसंद करते हैं? अरे हाँ हाँ निशा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम जैसी खूबसूरत लड़की और कहाँ मिलेगी। भले ही तुम्हारा रंग काला हो, लेकिन तुम्हारा मन तो साफ है ना। मैं तो कभी भी नहीं सोची थी कि आप जैसा पति मुझे मिलेगा, इतना प्यार करने वाला। निशा ये सब सोच ही रही थी कि उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। अरे निशा, निशा बहरी हो गई हो क्या? तब से आवाज लगा रहा हूँ, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। निशा तो सपना देख रही थी। जैसे ही सपना टूटता है, वो सामने अपने पति को देखती है जो कि निशा पर चिल्ला रहा होता है। अरे आप आ गए, मैं तो थोड़ा सा। अरे हाँ हाँ, मेरे से पहले यहाँ सो गई, थोड़ा सा इंतजार भी नहीं कर सकती थी। एक काम करो, सच में ही सो जाओ। लेकिन जी आप गुस्सा क्यों रहे इतना? आज तो हमारी पहली रात है, आज तो कम से कम अच्छे से बात कर लीजिए। अरे बात करूँ, किससे करूँ? बात करने के लिए सामने एक अच्छा शकल भी होना चाहिए। तुम्हारा जैसी काली कलुट्ठी अगर सामने में हो तो बात करने का भी मन नहीं करता है। एक काम करो, सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में जाकर सो जाता हूँ। ये कहते हुए कमल दूसरे कमरे की ओर जाने लगता है। तभी निशा कहती है, अरे सुनिए सुनिए, ये दूध तो पीते जाइए, आपके लिए खास लेके आई थी। एक काम करो, ये दूध पी के सो जाओ, नींद अच्छी आएगी। मेरी नींद ऐसे भी खराब हो चुकी है, अब तो हर रात ऐसे ही गुजरेगी। ये कहते हुए कमल वहाँ से चला जाता है और इधर निशा, अरे ये क्या हो गया? मैं कैसे कैसे सपने देखी थी और मेरा सपना टूट गया। मेरा कैसा पति मिला, मुझे थोड़ा सा मुझसे बात भी नहीं कर सकते थे। आज मेरा ये काला रंग मेरे दुश्मन बन चुका है। अब मैं क्या करूं? अपने पति को कैसे मनाऊं? दूसरी रोज सुबह कमल और उसकी माँ सुषमा देवी दोनों हॉल में बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर निशा उन दोनों के लिए चाय लेके आती है। माँ जी ये लीजिए, चाय लीजिए। कमल जी आप भी चाय लीजिए। कमल जैसे ही निशा को देखता है, उसका मूड खराब हो जाता है। एक काम करो, तुम ही माँ को चाय पिला दो। मुझे तुम्हारे हाथ का चाय पीने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं बाहर पी लूंगा। ऐसे अब इसका चेहरा देख लिया, अब क्या पता बाहर भी चाय नसीब होगी या नहीं। ये कहते हुए कमल ऑफिस की ओर निकल पड़ता है। अरे निशा बेटा, आओ बैठो, मैं तुम्हारे साथ चाय पीती हूँ। वो कमल की बातें छोड़ दो, अभी नई नई शादी हुई है ना, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, मन खराब मत करो। लेकिन माँ जी वो तो मुझे पसंद ही नहीं करते, मेरा शकल तक देखना नहीं चाहते हैं। अरे बेटा सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा वक्त दो रिश्ते को, सब ठीक हो जाएगा। फिर निशा और उसकी सास सुषमा देवी दोनों सोफे में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी वहाँ पर नीरज आता है जल्दी जल्दी में। अरे माँ तुम यहाँ? अरे ये कमल ऑफिस चला गया क्या? हाँ बेटा अभी चला गया। अरे मैं लेट हो गया। अरे माधुरी, माधुरी कहाँ हो? जल्दी मेरा ऑफिस का बैग लेके आओ ना। हाँ हाँ जी आई। नीरज की बीबी माधुरी नीरज के लिए ऑफिस का बैग लेके आती है और नीरज को देते हुए कहती है, ये लीजिए जी आपका ऑफिस का बैग, और ध्यान से जाइएगा, हड़बड़ी में मत जाइए। अरे हाँ बाबा, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, चलो मैं चलता हूँ, शाम को मिलता हूँ। फिर नीरज ऑफिस के लिए निकल जाता है और उसकी बीबी माधुरी भी वहाँ से चली जाती है। इन दोनों के रिश्ते को वहाँ बैठी निशा देख रही होती है। निशा को ये देखकर काफी बुरा लगता है कि दोनों की शादी एक साथ हुई थी। जहाँ माधुरी को उसका पति नीरज खूब प्यार करता था, वहीं दूसरी तरफ
कमल निशा की ओर देखना नहीं चाहता था। वक्त ऐसे ही गुजरने लगते हैं। एक रोज सुषमा देवी और उसकी गोरी बहू माधुरी दोनों हॉल में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर निशा आती है कुछ नाश्ता बनाकर। माधुरी गोरी होने की वजह से किचन का कोई भी काम नहीं करती थी और उसकी सास भी उसे करने नहीं देती थी। किचन का जितना भी काम हो वो निशा करती थी। निशा उन दोनों के लिए नाश्ता लेके आती है। तभी वहाँ पर फोन की घंटी बजती है। अरे बहू देख तो जरा कौन है इतनी घंटी बजा रहा है। माधुरी फोन उठाती है और कान में लगाती है तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो। हाँ कौन बोल रहे? क्या आप लोग कमल के घर से बोल रहे हैं? हाँ हाँ बोलिए, मैं उसकी भाभी बोल रही हूँ। आप लोग जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए, कमल का एक्सीडेंट हो गया है, उसे खून की सख्त जरूरत है। क्या कमल देवर जी का एक्सीडेंट हो गया है? खून की जरूरत है, हम आते हैं अभी। ये सुनकर निशा शॉक्ड हो जाती है। उसके हाथों से नाश्ता का प्लेट गिर जाता है। अरे दीदी क्या कह रहे? कमल का एक्सीडेंट हो गया है, चलिए चलिए जल्दी चलते हैं। अरे हाँ बहू जल्दी चलो, उसे खून की भी आवश्यकता है, जल्दी चलो। फिर सभी कोई जल्दी जल्दी हॉस्पिटल की ओर निकलते हैं। कमल का एक्सीडेंट हो चुका था, उसे खून की कमी हो गई थी जिस कारण उसे खून की जरूरत थी। घर वाले सब आए हुए थे लेकिन किसी का भी ब्लड ग्रुप मैच नहीं किया। अंत तक उसकी बीवी निशा का ब्लड ग्रुप मैच कर जाता है कमल से। वो अपने पति को ब्लड देती है। कमल के घर वाले काफी चिंतित थे। वो सभी वहाँ बैठे हुए थे और इधर निशा कमल के बगल के बेड में सोई हुई थी, कमल को ब्लड दे रही थी। तभी कमल की माँ डॉक्टर साहिबा के पास जाती है और पूछती है, डॉक्टर साहिबा मेरे बेटे को कब तक होश आएगा? ये ठीक तो हो जाएगा ना? अरे हाँ ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बस ये ब्लड मैच हो गया ना, जिस वजह से इसकी जान बच गई, वरना कुछ भी हो सकता था। कुछ देर बाद इसे होश आ जाएगा, तब आप लोग बात कर लीजिएगा। हाँ ध्यान रहे, कोई टेंशन नहीं दीजिएगा और ज्यादा बातें नहीं कीजिएगा। ये कहते हुए डॉक्टर साहिबा वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता है और कुछ समय बाद कमल को धीरे धीरे होश आता है। माँ। कमल की आवाज सुन कमल की माँ जल्दी से कमल के पास पहुँचती है। अरे हाँ बेटा तू लेटा रहे, तेरी तबीयत खराब है ना? अरे माँ वो डॉक्टर कह रहे थे कि ब्लड जरूरत है। किसने दिया मुझे ब्लड? भैया ने ना? अरे नहीं कमल, मैंने नहीं दिया, मेरा ब्लड ग्रुप भी मैच नहीं हुआ तुझसे, तो ये तो ब्लड तेरी बीवी निशा ने दी है। उसी का ब्लड ग्रुप सिर्फ तुझसे मैच हुआ है, वही तेरी जान बचाई। क्या निशा? और वो कहाँ है? अरे तेरे बगल में तो सोई हुई है, देख दूसरे बेड पर। कमल घूम के देखता है, निशा भी दूसरे बेड पर सोई हुई थी। अब कमल को रियलाइज होता है कि सिर्फ रंग ही सब कुछ नहीं होता है, उसके साथ प्यार और विश्वास का होना भी बहुत जरूरी है। निशा कमल से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो अपनी जान की दाव लगाकर अपने पति को बचाती है। दोनों बहुएं माधुरी और निशा दोनों हॉल में सोफे में बैठी हुई थी। तभी उसकी सास सुषमा देवी आती है दोनों बहुओं को सरगी देने के लिए। अरे बहू आज करवा चौथ है, ये लो सरगी लो, तुम दोनों के लिए लेके आई हूँ। माधुरी बहू ये पकड़ो और निशा बहू ये लो। मुझे नहीं पता तुम आज करवा चौथ का व्रत रख पाओगी या नहीं, क्योंकि तुम्हारी तबीयत भी तो खराब है ना। अगर नहीं रख पाई तो कोई बात नहीं है, अगले साल रख लेना। इस बार तुम मेरे बेटे के लिए बहुत कुछ की, मेरे बेटे की जान बचाई। अरे नहीं माँ जी, मैं करवा चौथ का व्रत रखूंगी, जरूर रखूंगी, क्यों नहीं रखूंगी। मैं सब कुछ कर लूंगी और उनकी लंबी उम्र के लिए ये व्रत तो मैं जरूर रखूंगी। ये सब बातें उधर से गुजर रहे कमल सब कुछ सुन लेता है। वो मन ही मन सोचता है, अरे ये निशा मेरे से इतना प्यार करती है, मेरे लिए करवा चौथ का व्रत भी रखेगी। इतना तबीयत खराब है उसका, तब भी तो मैं उसके लिए क्यों नहीं रख सकता हूँ। मैं भी रखूंगा, मैं भी बिना खाए पिए रह सकता हूँ उसके लिए। सारा दिन उपवास रखकर चौथ माता का पूजा करने के बाद शाम के वक्त जब चांद निकल आता है, तब निशा और कमल दोनों छत पर आते हैं। फिर निशा अपने पति को चलने से देखने के बाद चांद को देखकर अपना व्रत उतारती है। कमल उसे लोटे से पानी पिलाते हैं। निशा और कमल एक दूसरे के लिए व्रत रखे थे, लंबी उम्र के लिए। दोनों अपना अपना व्रत
पूरा करते हैं और उनका रिश्ता अब काफी मजबूत हो चुका था। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये देखकर कमल की माँ सुषमा देवी भी काफी खुश होती है। इस तरह से निशा का करवा चौथ पूरा होता है और वो जो भी चौथ माता से मांगी थी वो सारा चीज उसे मिल जाता है। सुमित्रा देवी पैसों की लालच में आकर अपने बेटे सूरज की शादी एक काली लड़की से करवा देते हैं। राधा, जिसके मम्मी पापा एक किसान थे, वो अपने खेत बेचकर अपनी बेटी का शादी करवाते हैं। इस शादी से दोनों परिवार के लोग काफी खुश थे। खुश तो सिर्फ सूरज नहीं था। आज राधा और सूरज की सुहागरात है। राधा बिस्तर पर बैठे सूरज का इंतजार कर रही थी। तभी सूरज आता है, हाथों में गुलाब का फूल लिए। राधा सूरज को देख शर्मा जाती है। तभी सूरज वो गुलाब राधा को देते हुए कहता है, अरे राधा, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। ये फूल लो, ये फूल तुम्हारी खूबसूरती को और भी चार चांद लगा देंगे। आपको मेरे इस काले रंग से कोई दिक्कत नहीं है? अरे नहीं नहीं, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है, ये तो ऊपर वाले की देन है। मुझे तो तुम बहुत पसंद हो। राधा काफी खुश हो जाती है। तभी राधा को कुछ आवाजें सुनाई देती है। राधा गौर करती है। अरे राधा, राधा किस ख्याल में खोई हुई हो? राधा अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी उसका भ्रम टूटता है। सामने देखता है कि सूरज खड़ा है। अरे किस ख्याल में खोई हुई हो? तब से आवाज लगा रहा हूँ, सुनाई ही नहीं दे रहा है तुमको। ओह सॉरी जी, मैं कुछ सोच रही थी इसीलिए। एक काम करो, तुम यहाँ सो जाओ, मैं बाहर जाके सो जाता हूँ दूसरे कमरे में। लेकिन जी, आज तो हमारी सुहागरात है और आप यूं ही दूसरे कमरे में। तो तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी जैसी काली लड़की के साथ मैं यहाँ रहूं? तुम सो जाओ, मैं जा रहा हूँ दूसरे कमरे में। ये कहते हुए सूरज दूसरे कमरे की ओर जाने लगता है। सुनिए जी, ये दूध आपके लिए लेके आई थी, ये तो पीते जाइए। एक काम करो, ये दूध तुम ही पी लो, अच्छी नींद आएगी तुम्हें। ये कहते हुए सूरज वहाँ से चला जाता है और इधर राधा, अरे ये क्या, मेरे पति ऐसे, मम्मी पापा ने कहा था खूब अच्छे पति हैं, लेकिन ये तो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते हैं। शायद नाराज है मुझसे आज, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी सुबह राधा जल्दी जल्दी से रसोई आ जाती है अपने पति के लिए कुछ खास बनाने के लिए। तभी रसोई में उसकी सास पहुंचती है। अरे बहू, बहू क्या बना रही हो इतना सारा? अरे माँ जी आइए, मैं उनके लिए कुछ खाना बना रही थी ताकि उन्हें पसंद आए। अरे लेकिन बहू, जिसके लिए तुम बना रही हो वो तो ऑफिस चला गया। लेकिन माँ जी, वो बिना खाए ऑफिस चले गए इतना जल्दी? हाँ, वो नहीं पता, आज कुछ कह रहा था कि कुछ काम है, खास मीटिंग है, इसीलिए चला गया। एक काम करो, इसे अच्छे से रख देना, शाम को आएगा तब उसे देना। ठीक है माँ जी। राधा की सास राधा को भले ही पैसे की लालच में आकर शादी दी थी, लेकिन उससे प्यार भी करती थी। राधा सूरज के लिए बहुत सारे खाने बनाई हुई थी ताकि इस खाने के बहाने सूरज राधा से अच्छा बर्ताव करे। तभी वहाँ पर उसकी सास पहुँचती है। अरे वाह बहू, तुमने तो बहुत सारे खाने बनाए हैं, सूरज को देखना बहुत पसंद आएगा। हाँ माँ जी, बस उसी का इंतजार कर रही हूँ, अभी वो आते ही होंगे। तभी कुछ ही समय में सूरज पहुँचता है। ए जी, जल्दी आइए, आप हाथ मुँह धो के, मैं आपके लिए खाना लगा रही हूँ। अरे मुझे भूख नहीं है, मैं ऑफिस से खा कर आया हूँ। अरे बेटा, इतनी मेहनत से तेरी बहू ने बनाया है तो जाके थोड़ा सा टेस्टी कर ले, उसे भी अच्छा लगेगा। अरे माँ, मुझे किसी को अच्छे लगाने की आवश्यकता नहीं है, और उतना टेस्टी है तो तुम ही खा लो। अरे राधा, माँ को एक खिला दो अच्छी से, माँ को पसंद आएगा तुम्हारा खाना। ये कहते हुए सूरज वहाँ से चला जाता है और इधर राधा मायूस हो जाती है। तभी उसकी सास कहती है राधा से, अरे बहू चिंता मत कर, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा बहू। एक रोज सूरज किसी गोरी लड़की को शादी करके घर लेकर आता है। माँ कहाँ हो, जल्दी आओ यहाँ। सूरज की माँ सुमित्रा देवी जल्दी जल्दी घर से बाहर आती है। आकर देखती है कि सूरज किसी लड़की को शादी करके लेके आया है। अरे सूरज बेटा, ये क्या किया, तुम्हारी तो एक बीबी है, उसके रहते तुमने दूसरी शादी कर ली, वो भी गोरी से। हाँ माँ,
मैं इससे प्यार करता था, इसीलिए मैंने इससे शादी कर ली। वो शादी भी कोई शादी है जो आपने मेरी जबरदस्ती करवाई थी वो काली लड़की से। आज मैंने अपनी मर्जी से शादी करके आया हूँ। ये शीला है, मेरे ऑफिस में ही काम करती थी। लेकिन बेटा ये तो गलत है ना। क्या गलत माँ? आज मैंने अपनी मर्जी से शादी की या आपने जबरदस्ती करवाई वो गलत नहीं था? मुझे पता था माँ आप लोग इस रिश्ते को कभी नहीं मानोगे, इसीलिए मैंने इससे शादी करके ही घर लेके आया हूँ। चलो शीला घर के अंदर चलो। सूरज शीला को घर के अंदर लेके चला जाता है और ये सारी बातें बगल में खड़ी होकर राधा सब सुनती है। जैसे सुमित्रा देवी पीछे मुड़ती है वो देखती है राधा खड़ी है। अरे माँ जी आप कुछ मत कहिए, मुझे सब सुनाई दिया। मैं सब कुछ देख ली कि सूरज ने किस प्रकार मेरी सौतन लेके आ गया। अरे बहू अब मैं क्या कहूँ, मेरा बेटा ऐसा निकलेगा मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। बहू मुझे माफ कर देना बहू। अरे नहीं माँ जी आप क्यों माफी मांग रहे हैं, मेरे नसीब में जो लिखा है वही होगा माँ जी। शाम का वक्त हो रहा था। सुमित्रा देवी सोफे में बैठी हुई थी। तभी उसकी बहू राधा सुमित्रा देवी के लिए चाय लेकर आती है। माँ जी ये लीजिए आपके लिए चाय। आओ बहू तुम भी बैठो यहाँ पर, तुम भी पियो मेरे साथ बैठकर चाय। तभी उधर से गोरी बहू एक शॉर्ट ड्रेस में उधर से गुजर रही थी। सुमित्रा देवी ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और तुरंत पूछती है, अरे बहू ये क्या पहन ली हो और कहाँ जा रही हो ये पहन के? अरे सासू माँ मैं पब जा रही हूँ और पब में कोई साड़ी नहीं पहनती है, इसीलिए मैं ये पहन के जा रही हूँ। और आज बोले बोले आइंदा से कभी बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। ये कहते हुए शीला वहाँ से चली जाती है और इधर सुमित्रा देवी, अरे ये कैसी लड़की लेके आ गए सूरज, ये तो हमारा मान सम्मान सब डुबा देगी। हे भगवान अब ये दिन भी देखना बाकी था जो तू दिखा रहा है हमें। सूरज अपने कमरे में बैठा हुआ था, शीला का इंतजार कर रहा था। अरे ये शीला कहाँ चली गई? इतनी रात हो गए अभी तक नहीं आई, कहाँ गई होगी? ऐसे ही सूरज इंतजार कर रहा था कि वहाँ पर शीला पहुँचती है कुछ देर बाद नशे में धुत होकर। अरे सूरज आज पता है कितना मजा आया, वहाँ मेरे एक पुराने दोस्त मिल गए, उसने पार्टी दी और बहुत सारे दोस्त थे। अरे शीला तुमने शराब पी है, तुम ड्रिंक भी करती हो? तुमने तो पहले कभी नहीं बताया ये सब बातें। अरे सूरज अब ये बोलने वाली क्या बातें है, अभी ज्यादा बको मत, मुझे सोने दो, मेरे नींद आ रही है। शीला जाकर बिस्तर पर सो जाती है और इधर सूरज सोचता है, अरे कहीं मैंने गलत लड़की से शादी तो नहीं कर ली? पहले ये बता रही थी बहुत अच्छी है, लेकिन अब तो ये दारू भी पीती है। अब और क्या क्या करती है वो भी नहीं पता, धीरे धीरे पता चलेगा लगता है। एक रोज सूरज के बॉस ने सूरज को किसी क्लब में बुलाए थे जहां उससे कुछ बिजनेस की बातें डिस्कस करनी थी। सूरज उस क्लब में पहुंचता है, सामने बॉस बैठे हुए थे। सूरज धीरे धीरे बॉस के करीब जाता है। पीछे पार्टी चल रही थी, जोरों शोरों से सभी कोई नाच रहे थे, गा रहे थे और सभी कोई नशे में धुत थे। सूरज जाके बॉस के बगल में बैठ जाता है और बॉस से कुछ डिस्कस करने लगता है। बात करते करते सूरज की नजर अचानक से स्टेज पर जाती है जहाँ पर सभी कोई नाच रहे थे और नशे में धुत थे। तभी वहाँ पर एक लड़की भी थी जो नशे में धुत होकर खूब नाच रही थी शॉर्ट ड्रेस में। सूरज ध्यान से देखता है, वो देखता है कि वो शीला है, सूरज की बीबी। ये देखकर सूरज आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे सर मैं 1 मिनट आया। अरे हाँ हाँ जरूर। फिर सूरज जल्दी से स्टेज की ओर जाता है। स्टेज पर उसकी बीबी शीला सामने डांस कर रही थी। उसके सामने सूरज जाके खड़ा हो जाता है और कहता है, अरे शीला ये क्या कर रही है तुम यहाँ पे इतने लड़कों के बीच? सूरज की ये बातें सुनकर अगल बगल खड़े नाच रहे लड़के कहते हैं, अरे शीला ये कौन है जो तुम्हें डांट रहा है? अरे छोड़ो ना, तुम अपना ध्यान दो, इसे बकने दो। अरे शीला तुम्हें ध्यान नहीं है, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम यहाँ नाच रही हो किसी और लड़कों के साथ? तुम्हें शर्म लाज कुछ है कि नहीं? अरे सूरज तुम मेरा पति सिर्फ घर में हो, यहाँ तुम मेरे
कोई नहीं हो, इसीलिए यहाँ से गेट आउट। क्या पागल हो गई हो? चलो अभी घर चलो। देखो सूरज, तुम ज्यादा होशियारी यहाँ मत करो और घर चले जाओ। मैं आ जाऊंगी तुम्हारे चलते। मैं यहाँ पार्टी या फिर मौज मस्ती ना करूँ, ऐसा हो नहीं सकता है। इसीलिए तुम चले जाओ, मेरा पार्टी खराब मत करो। सूरज को शीला की बातें बहुत बुरी लगती है। सूरज वहां से चला आता है और इधर शीला अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने लगती है। काफी रात हो रही थी। सूरज कमरे में चुपचाप बैठा सोच रहा था। राधा ये देख सूरज के पास आती है। अरे सूरज, आप अभी तक सोए नहीं है, क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? हमें कहिए। अरे नहीं नहीं राधा, कोई बात नहीं है, तुम जाके सो जाओ। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप कहिए ना, क्या बात है? मैं आपकी बीबी हूँ, मैं जरूर कोशिश करूँगी। अगर कोई परेशानी है उसे दूर करने की कोशिश करूँगी। कहिए ना आप मुझे। सूरज थोड़ा सा भावुक हो जाता है और राधा से कहता है, अरे राधा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे क्या हो गया? कहिए। मैं शीला से शादी करके बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ। मुझे इस झंझट से बाहर निकालो राधा। मैं अब समझ चुका हूँ कि वो अच्छी लड़की नहीं है। अरे सूरज, आप शांत हो जाइए, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आप शांत हो जाइए बस। सूरज और शीला दोनों कोर्ट जाते हैं और दोनों एक दूसरे को डिवोर्स दे देते हैं। दूसरी रोज राधा किचन में कुछ बना रही थी, तभी वहाँ पर सूरज पहुँचता है। अरे राधा, क्या बना रही हो? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे वो पकोड़े बना रही हूँ, आप खाएंगे? रुकिए मैं लेके आती हूँ। फिर राधा एक प्लेट में पकोड़े लेके आती है और सूरज को देते हुए कहती है, आ कीजिए, मैं डाल देती हूँ। सूरज को पकोड़े खाकर बड़ा मजा आता है। अरे पकोड़े तो तुम बहुत अच्छा बनाई हो। चलो मैं ड्रेस चेंज करके आता हूँ, फिर तुम्हारे सारे पकोड़े मैं खा लूंगा। फिर सूरज वहाँ से चला जाता है और दूर खड़ी सूरज की माँ सुमित्रा देवी ये सब देख रही थी। उसे देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि उसका बेटा सूरज लौट आया। अब घर में सभी कोई खुशी खुशी रहने लगते हैं।